Very good. Perfect. So now friends, make the today last heading, that is chain holding. इसको करने के बाद हम बंद कर देंगे, राइट? इस चेन होल्डिंग में तुमको बड़ा मजा आने वाला है। और जो अभी तक एनसीआई का हम लोग फेयर वैल्यू मेथड नहीं किए हैं, वो भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है जहां पर इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से यूज किया जाए। खाली एक एक दो लाइन के क्वेश्चन दे दिए हैं, उनमें करने में मजा थोड़ी आता है। सो नाउ फ्रेंड्स, मेक द हेडिंग चेन होल्डिंग। जय, गजब चल रहा है सर, दिनेश सर। इट्स धीरांश, सॉरी धीरांश बेटा, वो अनाउंस थोड़ा अलग हो जाता है। ओके धीरांश। नितिन सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं क्या जिसमें एनसीआई फेयर वैल्यू बेसिस करना है? यस नितिन बेटा, वही आने वाला है अभी। चेन होल्डिंग में तुम जो बोल रहे हो वही बात आने वाली है, ठीक है? भारती सुपर सर, फर्स्ट टाइम एंजॉयिंग कंसोलिडेशन बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू डियर स्वीटी, मजा आ गया सर, एक्सीलेंट। चलो चेन होल्डिंग बताइए पहले तो। चेन होल्डिंग के बारे में क्या आपको आइडिया है? थोड़ा सोच के बोलिए। क्या चेन होल्डिंग थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हो सकता है? निरांश बोल रहे हैं, अमेजिंग टीचिंग टेक्निक सर, नेवर सीन दिस एवर बिफोर, लव इट। थैंक यू डियर। ना चेन होल्डिंग का सिंपल मतलब है व्हेन वी हैव मोर देन वन सब्सिडियरी, माने एस लिमिटेड जो है एक से ज्यादा है। सो एक से ज्यादा है तो ही चेन बनेगी ना। अब कैसे हो सकता है? तो पहला केस, सपोज ए लिमिटेड जो है वो बी में होल्ड करता है, बी जो है वो सी में होल्ड करता है, ए इसमें 80% करता है, ए इसमें 70% करता है। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा केस हो सकता है ए होल्ड इन बी 80% और ए ही सी में होल्ड करता है से 80%। कितना भी होल्ड कर सकता है, परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको सो दैट यू अंडरस्टैंड, राइट? फिर थर्ड केस ये भी हो सकता है कि ए लिमिटेड होल्ड इन बी लिमिटेड एंड बी होल्ड इन सी लिमिटेड। तो बोलो सर वो तो ऊपर वाला केस ही हो गया। हाँ रुको जरा आगे बताता हूँ। और ए भी कुछ सी में होल्ड करता है से 10%। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एंड फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा था कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पे अगर एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, अगर कहीं पे वो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, तो वो यही वाला पार्ट है कि जहां पर जैसे बी यहाँ पर सब्सिडरी भी है और पेरेंट भी है। आप अगर देखो तो बी जो है वो यहाँ पे सब्सिडरी भी है और पेरेंट्स भी है। आर यू अंडरस्टूड? सो अगर ए मुजमिल अलम बोल रहे हैं, आई सेड, थर्ड वन इज यू सेड। आई डिडंट गेट यू बेटा, क्या बोलना चाहते हो आप? Ayush sir, yes sir, your teaching is good, enjoying a lot. Nitin, you are simply amazing sir, thank you sir. Ayush, question B and B, question C and question query नहीं, query C. Sir, you have completed demerger. नहीं डीमर्जर अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है बेटा? अभी डीमर्जर तो कंप्लीट होगा। डीमर्जर तो उसके अंदर आता है, बिजनेस एक्विजिशन के अंदर आते हैं। अभी कुछ नए बच्चे जुड़ गए हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। चेन होल्डिंग को यूज करके बेटा, जो चेन होल्डिंग आए चाहे कुछ भी आए, हमारा सिस्टम तो वही होने वाला है। क्या होने वाला है कि हम लोग जो 80% कॉमन बना चुके हैं वो कॉमन ही रहने वाला है, और वो जो स्टार्टिंग में सिखाया है हमेशा यहाँ आने वाला है, राइट? सो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के जो पार्ट हैं उनको आप अच्छे से सीखिए, राइट? चलो अपन अपनी दुनिया में वापस आते हैं। सर यू आर कंप्लीटिंग डीमर्जर, डीमर्जर बेटा उसमें आएगा। चलो ठीक है, डिस्कस हो गया है। नाउ इन सब में मालिक कौन है
अल्टीमेट पेरेंट कौन है? अल्टीमेट पेरेंट ए है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, बराबर। अभी फ्रेंड्स यहां पर ए बी का पेरेंट है और बी सी का पेरेंट है, लेकिन ए बी और सी दोनों का ए पेरेंट है। तो जो हमने सीखा था कि एग्जम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें बी को एग्जम्पशन मिल सकती है, ए वाले बी को, अगर वो बाकी की सब कंडीशन फुलफिल कर देता है तो, ऑल कंडीशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन वो हमारा मैटर नहीं है, वो तो चेन होल्डिंग आई, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया उसके बारे में। अभी क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि इन सबके केस में मालिक ए है और हम ऐसा मानते हैं कि हम ए के घर में हैं। बी भी यहाँ पर पेरेंट हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम ए के यहाँ पर हैं। फर्स्ट क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, जब ए के यहाँ पे हैं तो हम लोगों को ए के यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बराबर। उसके लिए इंड एस 110 स्पेशली बोलता है कि भाई देखो, आपको आपकी डायरेक्ट होल्डिंग कितनी है वो लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट होल्डिंग बाय ए, और जो इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं उसको हम इनडायरेक्ट तरीके से सेटल करेंगे, लेकिन डायरेक्ट होल्डिंग देखना पड़ेगा। जैसे हम पहला केस लेते हैं, ए होल्ड इन बी, बी होल्ड इन सी। सो ए बी में डायरेक्ट कितना होल्ड कर रहा है? 80%। और अगर हम बोले ए सी में डायरेक्ट कितना होल्ड कर रहा है, तो 70 का 80%। क्यों 70 का 80% में ये वाला केस लिया है? देखो पहला वाला केस, हम ए जो है वो बी में 80% होल्ड कर रहे हैं और बी जो है वो सी में 70% कर रहा है, तो ए डायरेक्टली सी में कितना कर रहा होगा? तो 70 का 80%। कितना परसेंट होता है? 70 का 80%, दैट इज 56%। यानी अगर आप बोलो तो ए बी में होल्ड कर रहा है 80% और ए सी में डायरेक्टली होल्ड कर रहा है 56%, तो मतलब मेजोरिटी आ गई हमारी। लेकिन सपोज करो ये 70% की जगह 60% होता, तो 60% का 80% कितना होता है? 48%। तो क्या मेजोरिटी नहीं आती हमारी? तो क्या हम कंट्रोल नहीं करते सी को? आंसर इज नो, हम तो भी कंट्रोल करते, क्योंकि एंड में तो जो बी है वो हमारे हाथ में है। इसलिए बताया है कि डायरेक्ट हमारे पास होल्डिंग हो या ना हो, इनडायरेक्टली भी हम कंट्रोल कर सकते। तो अभी क्वेश्चन चाहे 60 का हो चाहे 70 का हो, कोई भी केस होने दो, हम दोनों ही केस में कंट्रोलर हैं, दोनों ही केस में कंट्रोलर हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जो हम हमारी स्टेप अप्लाई करेंगे, जो स्टेप 1 2 3 अप्लाई करेंगे, उन स्टेप्स के अंदर हम लोगों को इन्हीं चीज को, आई रिपीट, उन स्टेप्स के अंदर हम लोगों को इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी है। भले हम कंट्रोलर हैं, लेकिन दिखाना ऐसे है कि हम डायरेक्टली कितना कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी गुडविल निकाली जाएगी। ओके, सो हम किसी भी केस में चले जाएं, जैसे यहाँ पर ए डायरेक्टली बी में होल्ड कर रहा है 80%, डायरेक्टली होल्ड कर रहा है सी में 80%, तो ये डायरेक्ट होल्डिंग है, इसमें कोई घुमाने वाली बात ही नहीं। यहाँ पे ए बी में होल्ड कर रहा है 80%, बी सी में 70% कर रहा है, तो ए डायरेक्टली 56% कर रहा है, प्लस 10% ए और हो जाएगा, यानी कि 66% डायरेक्टली ए होल्ड कर रहा है। ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली होल्ड 56% कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली होल्ड 80% का 80% कर रहा है। सो इन शॉर्ट, वो डायरेक्ट होल्डिंग कितनी है उसके बेस पर हमको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। बस इतना एक्स्ट्रा याद रखना है जब चेन होल्डिंग आ जाए तो, यानी कि ए डायरेक्ट कितना कंट्रोल करके बैठा है, उतना पार्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में काम आएगा और बाकी का पार्ट एनसीआई के साथ एडजस्ट किया जाएगा। आई रिपीट, जितना हम डायरेक्ट होल्ड कर रहे हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारी कैलकुलेशन में आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और बाकी का पार्ट जो होगा वो एनसीआई के साथ एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूड क्या हुआ वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहला कंक्लूड हुआ कि यहाँ पर अल्टीमेट कंट्रोलर इज ए। सो पहला कंक्लूजन, अल्टीमेट कंट्रोलर इज ए। सेकेंड, हमको डायरेक्ट
होल्डिंग परसेंटेज लेना है, ए बी में डायरेक्ट होल्ड कर रहा है 80%, नो प्रॉब्लम, लेकिन ए सी में डायरेक्ट होल्ड खाली 56% कर रहा है, और अगर वो 48% करे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा पर्पज है कि हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, अगर बी उसमें मोर देन 50% होल्ड करता है तो बी कंट्रोल कर रहा है। इसके लिए सी को हम भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कितना कंट्रोल कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हेल्प करेगा, इसलिए निकालना जरूरी है। ठीक है, सो दो कंक्लूजन हो गए, अल्टीमेट पेरेंट ए है और डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं वो लेने का है। अब फाइनली आता है चेन होल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, एंड में तो सम सॉल्व करना है। सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई ज्यादा यूज नहीं है कि हम कोई और बड़ा डिस्कशन करें, हमने इतना समझ लिया कि डायरेक्ट कंट्रोल कितना कर रहा है वो हमको देखना जरूरी है। ओके, नाउ फ्रेंड्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला हुआ है, मैं अपनी बातों से आपको उकलूंगा नहीं, जो आपको मैंने वर्ड बोले हैं वही वर्ड मैं अभी आपको बोलूंगा कि हम 80% कॉमन रखने वाले हैं। हम लोग 80% तो कॉमन ही रखने वाले हैं, राइट। सो 80% कॉमन रख के हमको ये देखना है कि चेंज कहां कहां होगा। सो लेट स्टार्ट विद द सेम थिंग। सो लिखेंगे विल सॉल्व इन द सेम स्टेप्स 1 2 3 जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप, उसमें we need to analyze both subsidiary in separate chart। माने हम दोनों सब्सिडरी को सेपरेट चार्ट में एनालाइज करेंगे, सेपरेट। आई रिपीट, हम दोनों सब्सिडरी को सेपरेट चार्ट में एनालाइज करेंगे। ओके, सो दो चार्ट बनेंगे। अब जैसे पहले हम एक चार्ट बनाते थे एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस, क्योंकि एक सब्सिडरी होती थी, अभी दो सब्सिडरी है तो दो बनाएंगे, अगर तीन होंगी तो तीन बनाएंगे। सो जितनी सब्सिडरी उतने चार्ट। अब आगे बात आती है कि अगर ये सब्सिडरी जो है उसका हमको डायरेक्ट होल्डिंग परसेंटेज लेना है, लेकिन उसको प्री पोस्ट में बांटने के बाद उसका फर्दर बाइफिकेशन जो हम करते हैं बिटवीन होल्डिंग एंड एनसीआई, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू बेस होगा तो एनसीआई को फर्दर बाइफिकेट नहीं करना। मींस हमारी जो प्री पोस्ट का टोटल आएगा नेटवर्थ को, हमको उसको होल्डिंग एंड एनसीआई में नहीं बांटना है अगर एनसीआई का फेयर वैल्यू बेस होगा। और आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में खाली एक ही क्वेश्चन चेन होल्डिंग का दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसके अंदर एनसीआई आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। सो चेन होल्डिंग का भी एक ही क्वेश्चन है, तो मेरे को कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन डायरेक्टली आपको करवाना पड़ेगा जिसके अंदर चेन होल्डिंग भी आएगी और एनसीआई का फेयर वैल्यू बेस भी आएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आपको वो जो प्री पोस्ट का चार्ट है वो बनाना जरूर है, लेकिन उसके फर्दर होल्डिंग और एनसीआई नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू मेजर आ गया एनसीआई का। लेकिन फेयर वैल्यू मेजर ना आए तो जैसा रेगुलर चार्ट बनाते हैं वैसा ही करना है, लेकिन डायरेक्ट होल्डिंग परसेंटेज लेना है, वो नहीं बोलना है। माने ए में हम डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं उतना परसेंटेज हमको लेना है कि ए डायरेक्टली बी में कितना होल्ड कर रहा है और ए डायरेक्टली सी में कितना। ओके, वेरी गुड। सो स्टेप 1 में क्या चेंज हुआ, दो चार्ट बनेंगे क्योंकि दो सब्सिडी बराबर। बाकी एनसीआई का अगर फेयर वैल्यू बेस है तो हम फर्दर बाइफिकेट नहीं करेंगे होल्डिंग एंड एनसीआई में, और अगर फेयर वैल्यू बेस नहीं है, प्रोपोर्शनेट बेस है एनसीआई, तो हम बाइफिकेट करेंगे। ओके ओके, स्टेप नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वैल्यू करेंगे, राइट। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो जैसे हम निकालते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब हमारे पास दो कंपनियां होंगी। सो एक बी हमारी सब्सिडरी है, एक हमारी सी सब्सिडरी है। ऊपर के एग्जांपल में मैंने ए वाले एग्जांपल को बेस बना लिया है फ्रेंड्स। सो आप लोग भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखना कि ये वाले एग्जांपल को बेस बना के हम चल रहे हैं, सो दैट एक बेस कॉमन रहेगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो ए बी में होल्ड कर रहा है 80%, बी सी में होल्ड कर रहा है 70%। उसके हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन में आपको यहाँ दिखाता हूँ। सो बी का तो हम जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है पूरा ले लेंगे, लेकिन सी का हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा नहीं लेंगे, बल्कि उसमें कितना परसेंट हम होल्ड कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, तो खाली 80%।
सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 80%, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट होल्डिंग हमारी पूरी मान ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि हम लोग 56% ही मानेंगे, तो 70% के लिए हमने जो पैसा दिया है वो पैसा तो हम पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं मान सकते ना। अगर हम उसको हमारी होल्डिंग मानती नहीं है, हमारी होल्डिंग तो 70 का 80% है, दैट इज 56%। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 56% ही लेना, बराबर की नहीं? वेरी गुड। अब यहां पे मैंने अज्यूम किया है कि एनसीआई आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, राइट? मैं ये अज्यूमशन लिख रहा हूं, अज्यूम एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, ठीक है ना, सो दैट आपको थोड़ा सा वो सम भी करने को मिल जाएगा। हाँ, बच्चे पूछ भी रहे थे। सो नाउ अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होगा तो हमको यहाँ पर एनसीआई ऐड करना पड़ेगा। यस, एनसीआई एट फेयर वैल्यू, क्योंकि हमको पूरा वैल्यू ऐड करना पड़ता है। अब इसको हमने सपोज 80% लिया है, तो 80% की है ये कॉस्ट, लेकिन लिखना नहीं है, मतलब सी तो पूरा लेना है, लेकिन सीओसी यहाँ पे 80% लेना है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एनसीआई कितना होगा, 20% होगा, और यहाँ पे एनसीआई कितना होगा, 100 में से 56 चला जाएगा, क्योंकि 70 का 80% ही हम होल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे एनसीआई 44%। समझ आया? क्योंकि हम फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं, और फेयर वैल्यू मेजर की वजह से ये सिस्टम हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल मेथड वैल्यू करेंगे तो डायरेक्टली स्टेप 1 के अंदर ही हम कैलकुलेशन कर डालेंगे ये सब, बट फेयर वैल्यू मेजर से जिससे आपको और डिफिकल्टी, जो मैक्सिमम डिफिकल्टी बन सकती है, वो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ओके, वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स, ये हो गया 20%, 44%, ये टोटल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर वैल्यू हो गई, टोटल बिजनेस की फेयर वैल्यू, राइट? अब लेस टोटल प्री एक्विजिशन नेटवर्थ, वो स्टेप 1 में हम लोग बना चुके हैं पहले से ही, और हमने देखा कि अगर फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो हमने स्टेप 1 को फर्दर भी नहीं बांटा है, जो होल्डिंग और एनसीआई में बांटते हैं, क्योंकि अभी हम पूरा का पूरा प्री 100% ही लेने वाले हैं, जैसा कि मैंने एनसीआई फेयर वैल्यू मेजर बेस पे आपको बताया। सो यहाँ पर एनसीआई का फेयर वैल्यू बेस भी हमको वो जो हमने पहले डिस्कस किया था याद रखना है, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको भी दे दिया है, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि टोटल प्री एक्विजिशन नेटवर्क जो है वो हमको स्टेप 1 में जो दिया हुआ है वो उठा लेना है सीधा, और यहां से इस वाली फिगर में से माइनस कर देना है। तो जो भी आएगा हमारा वो गुडविल और कैपिटल लेजर, जिसको हम गेन ऑन बार्गेनिंग परचेज भी बोलते हैं, वो अमाउंट हमारी आ जाएगी। अगर जो भी आए उसको नेट कर देना है। सपोज एक कैपिटल लेजर आता है या गेन ऑन बार्गेनिंग परचेज आता है और एक गुडविल आता है, सो विल एडजस्ट इट। ओके, सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा ट्रिकी बन गया है। वो ट्रिकी भी कितना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी डायरेक्ट होल्ड कर रहे हैं उतना ही लेना है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट होल्डिंग परसेंटेज लेंगे तो यहाँ पे भी उतना ही दिखाना पड़ेगा, बराबर? वेरी गुड। नाउ बी पार्ट, इसमें क्या लिखेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व। अब जब हमने डायरेक्ट होल्डिंग परसेंटेज लेना है तो रिजर्व में भी हम डायरेक्ट होल्डिंग परसेंटेज ऐड करेंगे। सबसे पहले रिजर्व ऑफ जो पी का है वो तो खुद लिखी दो पूरा का पूरा, प्लस यहां वाले एक ही कॉलम बना हुआ, क्योंकि यहां पर अपना कोई अलग लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस पोस्ट शेयर इन S1 और प्लस पोस्ट शेयर इन S2। कितना शेयर लेंगे तो टोटल पोस्ट का S1 होल्डिंग परसेंटेज, और यहां पे टोटल का S2 होल्डिंग परसेंटेज इनटू 80%, यानी कि 56% ही लेंगे। कितना लेंगे? 56%, क्योंकि हमारा 56% ही डायरेक्ट होल्ड कर रहे हैं। सो S1 और S2 दोनों का, S1 का तो डायरेक्टली 80% होल्ड कर रहे हैं, और S2 में हम लोग खाली 56% होल्ड कर रहे हैं, तो खाली 56% ही लेंगे अगर पोस्ट होगा तो, ठीक है? फिर सी, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, ये भी सेम आएगा जैसा ऊपर है,
सेम एज रिजर्व। यहाँ पे भी हमको रिजर्व ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ पी लेना है, फिर पोस्ट शेयर इन एस हमारा होल्डिंग परसेंटेज और पोस्ट शेयर इन S2 हमारा होल्डिंग परसेंटेज, राइट। फिर डी एनसीआई, ये थोड़ा स्पेशल होगा, ध्यान देना अच्छे से। पहले हमको लेना है एनसीआई फेयर वैल्यू। अब इसके लिए वापस से आप दो कॉलम बना लो, क्योंकि इस बार एनसीआई दो में है, एक बी में है और एक सी में है। सो फेयर वैल्यू हमने ऊपर से उठा लेनी है, ये वाली देखो जो फेयर वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड की है ना, ये एनसीआई का फेयर वैल्यू दिख रहा है, वो वैल्यू हमने उठा लेनी है। यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसका वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 20% के लिए और 44% के लिए, वो अपन को बता देगा, जो भी हिंट देगा उसके हिसाब से, तो वो हमको वैल्यू यहाँ लेनी है। नाउ क्या करेंगे, प्लस पोस्ट शेयर इन S1 का S1 में लिख देंगे अपना हिस्सा जो भी है एनसीआई परसेंट के हिसाब से, और S2 का भी हम अपने हिसाब से ले लेंगे, लेकिन एनसीआई का परसेंटेज कितना लेंगे, 44%। अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि हमने 56% होल्डिंग माना है, तो 44% हमारा क्या हो जाएगा, एनसीआई हो जाएगा, तो यहां ले लेंगे। अब एक स्पेशल एडजस्टमेंट करना है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एनसीआई। जो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 80% पार्ट ऊपर ले लिया है, तो 20% पार्ट यहां से लेस करना पड़ेगा, नहीं तो टैली नहीं होगा। ये देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 80% पार्ट हमने यहाँ लिया ना, तो 20% पार्ट क्या करेंगे, तो 20% पार्ट जो बी के वजह से हमारा एनसीआई, बी के वजह से हमारा एनसीआई 44% नहीं रहा, बल्कि 20% कम रहा है, क्योंकि हमने भले 80% बोला है, लेकिन एंड में तो कंट्रोल हमारा बी कर ही रहा है ना। तो बी के हमारे जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, उसमें से हम 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो एनसीआई की। ओके, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एनसीआई को। हमने क्या लेना है, जैसे एनसीआई को फेयर वैल्यू मेजर कर रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पार्ट 2 में, आपको याद होगा, तब हमने क्या बात की थी कि अगर एनसीआई फेयर वैल्यू बेस है, तो एनसीआई की फेयर वैल्यू में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और ऐड किया जाएगा, पोस्ट शेयर इन एस लिमिटेड या पोस्ट प्रॉफिट है, इस शेयर से मतलब मेरा प्रॉफिट है, शेयर कैपिटल नहीं है, पोस्ट शेयर इन प्रॉफिट। सो वो जो होगा वो हम पोस्ट ऐड कर देंगे, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ये पोस्ट ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एनसीआई की माइनस करनी है, उसका लॉजिक क्या है कि हम लोग 80% कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऊपर ले चुके हैं जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे हैं। इसका मतलब 20% अभी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाकी है हमारा, तो उसका एडजस्टमेंट कहां किया जाए, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने इनडायरेक्टली बी के वजह से हमारी होल्डिंग कम मानी, तो जो बी में एनसीआई है उतना हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो सी को 70% कंट्रोल कर रहा है, बट हम मान रहे हैं खाली 56%। तो जो कॉस्ट का फर्क है वो हमारे बी के एनसीआई के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा, कि हम बी को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या बी का एनसीआई हमारे यहाँ कम हो गया है बिकॉज ऑफ हमने सी में हमारा एनसीआई ज्यादा मान लिया, क्योंकि सी में नॉर्मल एनसीआई 30% होना चाहिए था, लेकिन हमने 44%। ओके, प्लस सम आएगा फ्रेंड्स, और समझेगा आपको। हाल फिलहाल मैंने ट्राई किया है आपको एक एक्सप्लेनेशन देने का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। नाउ फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3, balance sheet, that is final answer will be same as usual, but here P plus H1 plus H2 we have to take it, बराबर। और 100% लेना है, वो भी याद रखना है। S1 S2 को फेयर वैल्यू पे लेना है, राइट, और इसको कैरिंग अमाउंट पे लेना है, एंड 100% लेना है। डोंट थिंक कि हम लोग कम होल्ड कर रहे हैं तो कम लेंगे, क्योंकि वो तो एनसीआई के थ्रू एडजस्ट होने वाला है, जितना हम होल्ड नहीं कर रहे हैं वो एनसीआई के थ्रू एडजस्ट हो जाता है। ये तो कंसोलिडेशन का चक्कर होता है, तो हमने तो 100% एसेट लायबिलिटी लेना है, चाहे हमारा एनसीआई कुछ भी होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो हम जो एनसीआई हमारा सपोज 40% 60% कितना भी हो जाए, वो जो एनसीआई का पार्ट है वो हम एनसीआई अलग से दिखा देंगे, तो हमारी बैलेंस शीट तो टैली होने वाली है। ओके, सो स्टेप 3, एच पर डिवीजन 2 शेड्यूल 3 जो फॉर्मेट हम बनाते हैं, जैसा हम लिखते हैं सेम रहेगा। पी का कैरिंग अमाउंट पे लेंगे, पी का कैरिंग वैल्यू लेंगे, और S1 और S2 का फेयर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसका एक सम करते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को विराम करेंगे। फॉर एग्जांपल,
क्वेश्चन नंबर आपके मॉड्यूल में दिया है फ्रेंड्स 33, जो कि नवंबर 2018 के एग्जाम में भी आया हुआ है। नवंबर 18 में है कि कभी है? चेन होल्डिंग एक बार ही आया है फ्रेंड्स आपका। हाँ, नवंबर 18 में चेन होल्डिंग का जो क्वेश्चन आया है, सेम का सेम क्वेश्चन हमारी बुक में दिया है 33 पेज नंबर 14.104 आपके मॉड्यूल में। निकाल लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके डाउट अगर आपको होंगे भी तो जब वो सम होगा तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। 104 पेज नंबर पे निकाल लीजिए। जब चेन होल्डिंग आया था तो काफी सारे लोगों ने बोला था कि सर चेन होल्डिंग तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम आपके मॉड्यूल में डाला नहीं था उन्होंने, बट अभी उन्होंने डाल दिया है। मुस्कान बेटा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80% क्यों किया है, उसका आंसर अभी हम जब सम कर रहे हैं तो आपको समझेगा, लेकिन ये चेन होल्डिंग का रूल है कि ए डायरेक्ट कितना कंट्रोल कर रहा है उतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एनसीआई 100% डायरेक्ट होल्डिंग, एनसीआई वाला प्लीज रिपीट। जय तटर बेटा, एनसीआई वाला पार्ट जो है उसमें हम लोगों को डायरेक्ट होल्डिंग है, उसके अलावा बचा हुआ एनसीआई में दिखाना होता है, राइट। सो इसके लिए हम लोगों को बचा हुआ पार्ट दिखाना है, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 20% बच गया है वो एनसीआई ऑफ बी के साथ एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के बाद आपके और जो कॉन्सेप्ट या जो थोड़ी बहुत आपको क्लू रह जाएंगे वो आपको समझेगा। बाकी का क्यों कर रहे हैं, इसका इंडिया 110 ने रूल बताया है कि ए डायरेक्ट कितना कंट्रोल कर रहा है उसी को उसकी होल्डिंग माना जाए, बाकी का आप गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कवर मत करो, इसके लिए ऐसा करना पड़ता है। ओके, मुग्धा पूछिए विच क्वेश्चन सर। तो क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है बेटा, एक बार और लिख देता हूं। क्वेश्चन 33 पेज नंबर 14.104 आपके यूनिट 5 में दिया हुआ है। मेरी बुक के अंदर भी पेज नंबर है, कौन सा मैं भी देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये मेरी बुक के अंदर 222 है, पेज नंबर 222 चेन होल्डिंग का। आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन दिया है पूरी बुक में, और जो एग्जाम का क्वेश्चन आया है नवंबर 18 का सॉरी, वो भी सेम का सेम है, मींस अमाउंट खाली चेंज किया है। लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन फ्रेंड्स। यस मुस्कान, यू विल अंडरस्टूड बेटा, हम 80% ऑफ 70 ले रहे हैं, दैट इज 56% ओनली, ठीक है। सो लेट फिनिश द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टूड। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रेंड्स। थोड़ा टाइम कम बचा है हमारे पास, 45 मिनट हैं शार्प, उसके अंदर एनी हाउ ये क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, बल्कि 35 मिनट में भी हो सकता है अगर हम अच्छे से करें, फास्ट करें तो, ठीक है। थोड़ा पानी पी लीजिए। एक मिनट है फ्रेंड्स।
ओम नमः शिवाय। Question number 33 of your module, page 14.104. Prepare the consolidated balance sheet as on 31st March 2012 of a group companies comprising P Limited, S Limited and SS Limited. Their balance sheet on that date are given below. ठीक है, हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2012 और उस दिन की बैलेंस शीट हमको दी हुई है। तीन कंपनियां हैं, पी, एस और एसएस। ठीक है, ये तीनों का बैलेंस दिया हुआ है, रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ है। एंड फ्रेंड, जो भी अमाउंट कभी ऐसे रुपीज इन लैक्स करोड़ देता है, यू शुड मेंशन इन द बैलेंस शीट और वेरेवर यू मेंशन द फिगर, राइट। फिर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट 16 लाख इन एस, 12 लाख इन एसएस। ओके, then current assets, inventory, financial assets, trade receivable, bills receivable, cash in hand and bank, equity and liabilities, share capital 10 each। तो इसका हो गया 40, इसका हो गया 32। हम कितना होल्ड कर रहे हैं? 16 होल्ड कर रहे हैं हम 40 का, एंड 12 होल्ड कर रहे हैं हम लोग 32 का। कितना परसेंट होता है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे 40 और यहाँ पे 32 है, 10 का ईच है, तो ये तो होल्डिंग परसेंट ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। 1632 यानी कि ये तो हम 40% से भी कम होल्ड कर रहे हैं। लेट्स सी क्या बोलता है, आगे देखते हैं। अदर इक्विटी, रिजर्व, रिटेन अर्निंग, देन करेंट लायबिलिटीज, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, पी लिमिटेड, एनएस लिमिटेड। ये देखिए, ये जो आप बोल रहे थे ना कॉमन वाले, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ मेंशन है पी और एसएस लिमिटेड का है, सो ये एसएस में से हट जाएगा, ये पी में से हट जाएगा। जब कंसोलिडेट करेंगे तो इनडायरेक्टली उतना ही ट्रेड रिसीवेबल में से चला जाएगा, लेकिन ऐसे मेंशन होना चाहिए तो ही हम उसे हटा सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी तक हमारे डिटेल्स अभी तक बाकी हैं पे करना, या फिर गुड्स हमने अभी तक सोल्ड नहीं किया है, तो हमको क्या पता तूने कितना गुड्स परचेज किया था पहले हमसे, राइट। सो ऐसे मेंशन करेंगे तो हम उनको हटा देंगे कॉमन कंट्रोल बोल के, राइट। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन कर दीजिए फ्रेंड्स, सेम का सेम क्वेश्चन आपके नवंबर 18 में भी है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये भी, राइट। हालांकि फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के चारों क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। आज हमारा उतना कुछ हो गया है कि आप एग्जाम के चारों क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। सो वो होमवर्क में देने वाला हूं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। P Limited hold 80% share in S Limited and S Limited hold 75% share in SS Limited. Their holding were acquired on 30th September 2011. तो फ्रेंड्स ये कैसे हो गया? P hold 80% in S और S hold 75% in SS। यहाँ पे तो परसेंट उतना हो ही नहीं रहे, ये लैक्स शेयर के हिसाब से तो परसेंट हो नहीं रहा, क्योंकि रुपीज इन लैक्स में ये भी है, रुपीज इन लैक्स में ये भी है। तो इसका मतलब या तो ये गलत है या ये परसेंटेज रॉन्ग है, क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी हो गया। लेट्स सी फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कंपनीज आर नॉट सीजनल इन नेचर, therefore it can be assumed that profit are earned evenly throughout the year। बहुत अच्छी बात है, ये देखो कितना क्लियर बोल दिया उसने। नेचुरल बिजनेस नहीं है तो अच्छी बात है, हम नहीं बोलते तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को इवनली थ्रू आउट द ईयर मानते, क्योंकि 30 सितंबर 11 को लिया है और 30 सितंबर 11 मतलब 1 अक्टूबर ही हो गया, बराबर ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रोपोर्शनेट हाफ हाफ बांटना पड़ेगा टू गेट द प्री एंड पोस्ट कैलकुलेशन। याद है ना? वेरी गुड। On 1st April 2011, the following balance stood in books of S Limited and SS Limited। ठीक है, रिजर्व, रिटेन अर्निंग, S Limited का और SS Limited का, ये ऑन 1 अप्रैल है। तो देखो एक्विजिशन 30 सितंबर को किया है, तो प्री का मतलब क्या होगा बोलो? टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। तो प्री मतलब 30 सितंबर 11 तक चाहिए हमको, लेकिन 1 अप्रैल 11 का उसने दिया है, और आगे का हम ढूंढेंगे कि 50-50 प्री, 50-50 पोस्ट। याद है ना, जैसे अपन ने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। सो ऐसे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्री और पोस्ट कैलकुलेशन हमको एकदम
उसी रूल के हिसाब से करना है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है। प्री का मतलब क्या होता है? टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। पोस्ट का मतलब क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। बराबर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एस लिमिटेड, एसएस लिमिटेड का रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल वाला, ठीक है, दोनों का रिजर्व अर्निंग दिया हुआ है। फिर 10 लाख includes in the inventory figure of S Limited is inventory which had been purchased from SS Limited at cost plus 25%। ये देखिए, ये हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। तो 10 लाख का इन्वेंट्री है जो कि कॉस्ट प्लस 25% से परचेज किया था, कॉस्ट प्लस 25% परचेज किया था एसएस से, और किसकी फिगर में इंक्लूड है? एस लिमिटेड की। तो एस भी सब्सिडरी है, एसएस भी सब्सिडरी है। तो किसने कमाया ये बताओ जरा, प्रॉफिट किसने कमाया? Which has been purchased from SS। तो परचेज फ्रॉम एसएस मतलब एसएस ने कमाया होगा, यानी कि जो सेकंड सब्सिडरी है एसएस, उस सब्सिडरी ने मुनाफा कमाया है एस से। कमाया अच्छी बात है, लेकिन वो गुड्स अभी भी स्टॉक में रह गया है। इसका मतलब थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है, और गड़बड़ क्या होने वाली है कि वो जो प्रॉफिट है वो हमको हटाना पड़ेगा। तो ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो कॉमन एडजस्टमेंट बोल के, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी यहाँ पर आ गया है। सो ये किसके प्रॉफिट में से हटाया जाएगा फ्रेंड, जरा बताइए मेरे को फटाफट। एसएस में से हटाएंगे कि एस में से हटाएंगे या पी में से हटाएंगे? प्रॉफिट तो हटाया जाएगा, और सेकेंड इन्वेंट्री में से माइनस किया जाएगा। तो इन्वेंट्री माइनस तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से कर देंगे, राइट। लेकिन जो प्रॉफिट है वो किसकी बुक में से हटाएं? एसएस में से हटाएं कि एस में से हटाएं कि पी में से हटाएं? फटाफट बताइए फ्रेंड सब लोग। अरे वाह, सबके आंसर एसएस आ रहे हैं, एक्सीलेंट बेटा। सो बिल्कुल सही बात है, हम एसएस में से हमारे प्रॉफिट को हटाएंगे, बराबर, क्योंकि एसएस ने कमाया है तो एसएस में से हटाना पड़ेगा, और क्या है। गुड, आगे। द पेरेंट कंपनी हैज अडॉप्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। ये लो, आपकी इच्छा पूरी हो गई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। कोटेड मार्केट प्राइस अप्लाई इंड AS 103, ओके। Assuming market price of S Limited and SS Limited are same as respective face value, very good। माने फेस वैल्यू जो दिया है वो फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है, तो अच्छी बात है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो इसका मतलब 10 रुपए उनकी मार्केट वैल्यू है। तो हमको मेजर एट फेयर वैल्यू करना है, और जो मार्केट वैल्यू है वो 10 रुपए है। खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना ही है फ्रेंड्स मॉड्यूल में, कि आगे भी है क्वेश्चन, देखो जरा, कम तो नहीं दिया। हाँ इतना ही, चलो कोई नहीं। हाँ, आपको लग रहा होगा सर कितना बड़ा करोगे। सो नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ भी होने दो, हमारा सिस्टम तो सेम है। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, 80% तो हमको पता है कि कॉमन ही होने वाला है। स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। उससे पहले एक अजम्पशन लिखना बहुत जरूरी है कि यहाँ 80% 75% हो रहा है, और यहाँ पर परसेंटेज कुछ और हो रहा है। तो हम एक अजम्पशन लिखते हैं, क्योंकि इसके परसेंट को अगर बेस बनाएंगे तो होल्डिंग बनेगा ही नहीं, हमारा कंट्रोल आएगा ही नहीं। सो हम एक अजम्पशन लिख देंगे बिगिनिंग में ही कि जो गिवन इन्वेस्टमेंट 16 लाख एंड 12 लाख इज इग्नोर फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज होल्डिंग परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं एग्जामर को कि तुमने तो मिस्टेक करके दे दिया, हम नहीं सॉल्व करेंगे। मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, अपन उसका एक सॉल्यूशन करके अपने वर्ड में ठीक कर लेते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33 पेज 14 point। बराबर। मेरी बुक में कौन सा पेज नंबर है? 222। सबसे पहले नोट, होल्डिंग परसेंटेज in P2S 80% and
H2SS 75% is given in adjustment, but H per shareholding given in balance sheet are not match with this percentage. Therefore, we assume holding percentage PS 80%, SSS 75% for solving the problem. बराबर, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पा रहा है होल्डिंग है कि नहीं, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 80% 75% को ही बेस बनाया, जो कि आपने बताया है। आपने ही दोनों बताए हैं, एक में आपने नंबर ऑफ शेयर भी बताए हैं और एक में आपने होल्डिंग परसेंट भी बताया है। सो हम होल्डिंग परसेंट 80 और 75% लेके चल रहे हैं। चलिए नाउ स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए फ्रेंड्स। पी होल्ड इन एस 80%, इन एस एस 75%, बराबर। Therefore, P directly hold in SS कितना परसेंट हो जाएगा? 75 का 80% कितना होता है? 60%। सो वो डायरेक्ट होल्डिंग परसेंट और निकालना था, सो दैट हमको एनसीआई मिल जाएगा कि PSS के यहाँ पे एनसीआई 40% मानेगा, क्योंकि 60% डायरेक्ट होल्ड कर रहा है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स क्या करना है हमारे लिए? हमको तो स्टेप 1 बनानी है एज इट इज। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ, अब एस का भी कर सकते हो, एसएस का भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक रूल बनाया है कि लास्ट सब्सिडी का पहले करेंगे, तो लास्ट सब्सिडी एसएस है, तो एसएस का पहले करो। वही 2 हिस्सों में बांटना है फ्रेंड्स, जैसा हम रेगुलर करते आ रहे हैं। सम में चेंज नहीं करना है। एग्जाम हॉल में बैठ के ये नहीं सोचना है कि सम स्टार्ट कहाँ से करें, डायरेक्टली स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। एंड मैं चाहूंगा कि सब लोग आप मेरे से पहले हर एक स्टेप को सॉल्व करिए, क्योंकि फ्रेंड्स वही कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया था, वही रिपीट हो रहा है। बस खाली फर्क ये है कि स्टार्टिंग में जिन्होंने पेशेंस रख के उस चीज को समझा है और सुना है, उन लोगों को अभी सब हलवा लगेगा। लेकिन वहां उन्होंने जिन्हें सोचा यार क्या बकवास कर रहा है, रक्षे पकाए जा रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार स्टार्टिंग का दोबारा देख ले, बराबर, क्योंकि आज रात में रखेंगे हम इसको, कल हटा देंगे। नाउ शेयर कैपिटल कितना है फ्रेंड्स? एसएस का बताते जाइए। इधर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसी पेज पर है। एसएस का शेयर कैपिटल है 320 का, सारा पोस्ट होएगा। बोले यस सर, शेयर कैपिटल में सब पोस्ट होता है। फिर रिजर्व, रिजर्व देखो कितना है 80 का, और जो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से 14 को है वो कितने का है? 60 का है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर भी चेंज किया गया है। सो इसका भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। पहले रिजर्व का नहीं बनाना पड़ता था, क्योंकि रिजर्व पूरा प्री मान लेते थे, अब बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व प्री एंड पोस्ट। बताओ क्या रूल बताया था प्री एंड पोस्ट का फ्रेंड्स? तो एक ही रूल है, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन ऑल आर प्री। पोस्ट क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन आर पोस्ट। सो नाउ वही रूल हमको यहाँ अप्लाई करना है। रिजर्व की अमाउंट दी हुई है 80 की, 2 हिस्सों में बांटो। 1411 के दिन उसने बैलेंस दिया है रिजर्व का, एसएस का 60 का, तो इसका मतलब करंट ईयर में हमने कितना ले लिया होगा, या कितना कमाया होगा, या कितना ट्रांसफर किया होगा? 20। इसको बांटना है टिल 1/10/11, या आप बोल सकते हो 38 सितंबर 11, बात एक ही है, मैंने 110 लिख दिया है इजी वे में, बचा हुआ पोस्ट हो जाएगा। सो टिल दैट उसने प्रॉफिट बोला है इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो 50-50 हो जाएगा। 50-50 से मतलब मेरा टाइम फैक्टर है 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक या 38 सितंबर तक 6 मंथ होता है, बचा हुआ पोस्ट 6 मंथ का हो जाएगा।
अगर यहाँ पे मंथ अलग होते, टाइम पीरियड अलग होता, तो उस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता। कोई फिक्स नहीं है कि आधा आधा बांटना है। देयरफॉर टोटल प्री 60 + 10 70, देयरफॉर टोटल पोस्ट 10 80 80। सो ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा 70 एंड 10, बराबर। ओवरऑल 80 हो जाना चाहिए। देन रिटेन अर्निंग, इसके लिए भी वर्किंग नोट नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो पक्का बनाना पड़ेगा। ये है हमारा रिटेन अर्निंग, दिया हुआ है 60 का और पहले था 30 का। यहाँ क्या डिविडेंड बांटा है कुछ? यहाँ डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। एंड फ्रेंड्स याद रखो, ये सब वर्किंग नोट के मार्क्स भी मिलते हैं। एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ नहीं, रिटेन अर्निंग ऑफ एसएस लिमिटेड कितने का है? 60 का है। 60 दो पार्ट में बांटिए, 1 4 11 तक 30 था, तो करंट ईयर में 30 हो गया। करंट ईयर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, प्री पोस्ट, दैट इज टिल 1 10 11 15 हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट पोस्ट 15 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल प्री, ये 30 तो प्री रहेगा ही, ये 15 और प्री हो जाएगा, दैट इज 45, एंड टोटल पोस्ट 15। टोटल मिले कितना हो गया? 60, बराबर। नाउ फ्रेंड्स ये भी लिख देंगे हम लोग, 45 एंड 15, तो टोटल मिलके 60, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बराबर है, बट एंड में तो टोटल वही रहना चाहिए। जैसे 45 टोटल प्री हो गया और बचा हुआ 15 पोस्ट हो गया। डिविडेंड का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए हमने रिटर्निंग में से कोई डिविडेंड माइनस नहीं किया इस बार। अगर कोई डिविडेंड का कोई होता तो वो भी डाल देते हम लोग, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होता, राइट। फिर रिटर्निंग के बाद में रेवोल्यूशन कुछ है, द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी आर सीजनल, वो हो गया है। ऑन 1 अप्रैल फॉलोइंग बैलेंस स्टूड इन द बुक्स ऑफ एसएस लिमिटेड, बैलेंसेस को भी ले लिया है। अनरियलाइज प्रॉफिट, ये अनरियलाइज प्रॉफिट किसने कमाया है? एस ने कमाया है, तो हम एस के यहाँ पे ही हैं, एसएस के यहाँ पे। सो अनरियलाइज प्रॉफिट, नाउ अनरियलाइज प्रॉफिट जिसने कमाया वहां से माइनस करना है, तो कितना प्रॉफिट होगा पहले तो वो बताइए। सो 10 लाख 125 के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25 है ना, तो 100 की चीज 125 में बेची जाती है। तो इसका मतलब 10 लाख पे कितना मुनाफा कमाया होगा, तो 10 लाख इज इक्वल टू 125 के बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस, ऑब्वियस बात है। एस को कहां से पता कॉस्ट कितनी होगी? एस तो उसको सेलिंग प्राइस ही समझेगा, या अपने यहाँ पे परचेजिंग प्राइस समझेगा। तो बेचा तो किसने है? एसएस ने है, तो उसने 25% मुनाफा कमाया, तो 100 की चीज 125 में बेची, तो 10 इज इक्वल टू 125, देन हाउ मच 25? बता दीजिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 25? 2, 10 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 2। अब ये प्री में लिखेंगे पोस्ट में लिखेंगे, जरा बताओ। मैंने तो पोस्ट में लिख दिया, आपको बताना है रीजन व्हाई वी हैव रिटन इन द पोस्ट, या आप बता दो प्री में क्यों आएगा। आई वांट आंसर फ्रॉम यू। ये कहां लिखें? क्योंकि प्री का मतलब होता है टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट का मतलब होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। सो टेल मी वेयर इट शुड कम। मैंने उसको पोस्ट में डाल दिया है। यस, जय तातर आ गया बेटा। नितिन कड़क, बेड में हुआ प्रॉफिट, बाद में हुआ प्रॉफिट। अच्छा, बाद में हुआ प्रॉफिट, बाद में प्रॉफिट हुआ, ये कैसे पता चला आपको? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है बाद में प्रॉफिट हुआ है? डेट दिया है क्या? हाँ, अगर सेलिंग का डेट दिया होता तो मैं आपकी बात से सहमत होता कि हाँ सर हमको ये डेट दिया है, देखो इस डेट को बेचा है, और उस दिन तो हम होल्डिंग हो गए, मतलब हमारे जो कंट्रोल है वो आ गया था। लेकिन ऐसा डेट तो नहीं दिया है कहीं पे, फिर क्यों माना? जय तारड़ बोलता है सर प्री मान लो, भाई नॉट प्री। भारती भी बोलती है सर प्री मानो, साक्षी भी प्री बोलती है, प्री के लिए वोट ज्यादा आ रहे हैं। स्वीटी बोलती है डेट ऑफ सेल नहीं दिया है, अज्यूमिंग ड्यूरिंग द ईयर
स्वीटी बेटा अजम्पशन तो ठीक है, बट अजम्पशन के पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। आप बोल रहे हो वही हम यहाँ कर रहे हैं, एक्चुअली हम अज्यूम ही कर रहे हैं, बट अज्यूम के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या है वो हम जानना चाहते हैं, कि आपको ये पता रहे कि आखिर हम जो कर रहे हैं उसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। प्री आएगा ना सर, स्नेहा बोलती है। साक्षी बोलती है बिकॉज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड सब्ट्रैक्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। बेटा डेट ऑफ एक्विजिशन से सब्ट्रैक्ट नहीं करते अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो कभी भी हो सकता है। आज हम जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसका एक कॉमन रूल है, इंडेक्स 2 भी ऐसा बोलता है कि जब कंसोलिडेटेड बनाए जाएंगे उस टाइम पे आपको इन्वेंटरी की वैल्यू एट कॉस्ट करनी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें हम गुड्स सेल परचेज कंट्रोल से पहले ही बेच सकते हैं, गुड्स कंट्रोल के बाद में नहीं बेच सकते हैं। अरे कंट्रोल के बाद में भी बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते, खाली हमको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वी कैन सेल गुड्स एट एनी टाइम यार। आज सपोज आपके कोई ब्रदर सिस्टर है, वो कोई गुड्स सेल करता है या कोई पर्टिकुलर चीज बेचता है जो आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप उससे ले सकते हो, बल्कि आपको तो वो अच्छे भाव से दे देगा। इसलिए तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ही सोल्ड किए होंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही बेचे होंगे। अपने बीच में बिजनेस धंधा पानी तो चलता रहता है बेटा, इट्स अ बिजनेस। आप एक दूसरे से सेल परचेज तो कभी भी कर सकते हो। हम शेयर को सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग परचेज सेल कर रहे हैं गुड्स को, जो कि हमारा बिजनेस है। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी हो सकता है वो। हाँ, अभी आयुष बोलता है अज्यूमिंग गुड्स आर सोल्ड आफ्टर एक्विजिशन। वेरी गुड स्नेहा। सर खुद को क्यों प्रॉफिट में सेल करेंगे आफ्टर एक्विजिशन? बहुत अच्छी बात है। हाँ स्नेहा, आप जब बिजनेस चालू करोगे ना तब पूछूंगा बेटा मैं आपसे। हाँ, आपसे जब मैं कोई गुड्स मांगूंगा, आप प्रॉफिट पे दोगे कॉस्ट पे दोगे? हाँ, आप बोलोगे सर बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं होती है। तो बेटा ये रिलेटेड पार्टी है, कोई खुद नहीं है, ये एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुड्स सेल परचेज नहीं कर सकते हैं और प्रॉफिट पे नहीं कर सकते, बल्कि ये ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करना पड़ता है। सो देन मे बी एनी रीजन की ये ट्रांजेक्शन तो कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, आप दिमाग मत लगाइए उसके ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय एसेट्स इन पोस्ट, दैट्स व्हाई। बट हाउ यू नो बेटा, प्रॉफिट तो कई है, लेकिन प्री प्रॉफिट भी तो हो सकता है, पहले का प्रॉफिट भी हो सकता है। देखो प्री प्रॉफिट भी हमने 45 लिया हुआ है, इसको पोस्ट क्यों मान रहे हैं? जय टाटर, वेयर इज द रिटर्न इन क्वेश्चन दैट इट इज आफ्टर? मैं वही तो बोल रहा हूँ, नहीं बोला इसलिए तो बोल रहे हैं बेटा, इसलिए तो पूछ रहे हैं जय बेटा तेरे से। स्वीटी बोलती है क्लोजिंग स्टॉक में है, सो 31 मार्च को होगा जो पोस्ट में है। वेरी नाइस स्वीटी बेटा, ये आपका आंसर बहुत हद तक एकदम राइट हुआ है। क्या है, हम नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि अभी हम 31 मार्च 2012 को आ गए हैं और उस दिन वो गुड्स नहीं बेचा है, इसलिए वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अब 31 मार्च 2012 के दिन गुड्स नहीं सेल हुआ है, मतलब ये गुड्स कितना पुराना हो सकता है? आप सोचिए, अगर ये गुड्स 6 महीने से ज्यादा पुराना है, मतलब ये तो हमारा जो नॉन मूविंग आइटम है उसके जैसा बन जाएगा। नॉर्मली तो गुड्स महीने भर के अंदर सेल हो जाता है। तो इसके लिए जो स्वीटी ने आंसर दिया है वो मोर एक्यूरेट है, क्योंकि ये अजम्पशन ही है फ्रेंड्स। ये मैं आपको बता देता हूं, हमारा अजम्पशन है, बट अजम्पशन के पीछे जो लॉजिक है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी ऑन द 31 मार्च 2012 के दिन बचा हुआ है, जो कि डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, तो वो स्टॉक रिसेंट में ही परचेज किया होगा, इसके लिए उसको पोस्ट मानते हैं, राइट। मैं फिर भी यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में अज्यूम, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। गुड स्वीटी बेटा, और बाकी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, कुछ ना कुछ सोचा, वही आपका हमको व्यू चाहिए, सो दैट आप लोग अपने कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग को डायरेक्शन में ला सको, सही डायरेक्शन में ला सको। ओके, बिनीश ने भी आंसर दिया है, एज ऑन मार्च एंडिंग नो एक्सटर्नल सेल अकर। ठीक है बेटा, मुझे भी बोलता है इफ डाउनसाइड स्टीम मींस होल्डिंग सोल्ड टू सब्सिडी देन अप ऑन सेल शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम पोस्ट पार्ट। मुझ में लगे बेटा ये तुम्हारी बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है, वो हमको थोड़ी कम समझती है। मैं एकदम सिंपल और डायरेक्शन में वर्ड यूज करना चाहता हूं। तो ये जो पॉइंट है इतना ही है कि हम लोगों ने
जो सेल किया है वो आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन किया है, इसका इंटीमेशन है कि 31 मार्च को स्टॉक में बचा है, वो तो ही बचा होगा जब रिसेंट में परचेज किया होगा। अगर बहुत पुराना परचेज और अभी गुड्स पड़ा है तो हम लोग उसको नॉन मूविंग आइटम में डाल सकते हैं या गुड्स खराब है ऐसा बोल सकते हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जम्पसन ज्यादा रीजनेबल है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपकी इच्छा प्री मानने की तो प्री भी मान सकते हैं, बट एक रीजनेबल जम्पसन मानोगे वो मोर बेटर होता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, गुड। नाउ the parent company adopt the accounting policy measure non controlling fair value basis पर है, इसके लिए हम इसको यहाँ पे ही रोक देंगे। so now everything is finished, take the total और टोटल लगा के खाली क्रॉस चेक करके छोड़ दीजिए। 6 and 13 4 ये हो जाएगा 13 और 10 23 बराबर, दोनों को ऐड कर दो 8 5 4 430 458। ये क्रॉस चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, वर्किंग नोट नंबर 2 नहीं 3, क्रॉस चेक सो दैट कोई मिस्टेक ना हो। शेयर कैपिटल कितना है विदाउट प्री पोस्ट फ्रेंड्स, 320। देन अदर इक्विटी में रिजर्व 80, रिटेन अर्निंग 60। देन रेवैल्यूएशन में एक अनरियलाइज प्रॉफिट अकेला है और कोई रेवैल्यूएशन नहीं है, सो इसको अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, रेवैल्यूएशन नहीं बोलते हैं। सो टेक द टोटल, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 8 बचेगा 458। देखो 458 होता है क्या, यस, माने हमारा टैली हो गया। अब इसको हमको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये स्पेशली मैंने बोला था कब, जब हम एनसीआई फेयर वैल्यू मेजर करते हैं, इसको फर्दर बाइफिकेट नहीं करना है। आई रिपीट, इसको फर्दर बाइफिकेट नहीं करना है। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 1 का ही बी पार्ट, इसको ए पार्ट नाम दे दो सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा स्टेप 1 दो बार कैसे आ गया। एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, अगेन 2 हिस्सों में बांट दीजिए फ्रेंड्स, जैसा हमने स्टार्टिंग से सीखा हुआ है, प्री पोस्ट। सबसे पहले शेयर कैपिटल, अब बताइए जरा एस का कितना, एस का कितना है, 400 का है, राइट। फिर रिजर्व, इसका रिजर्व है 100 का भी है, और पहले कितने का था, 80 का, मतलब इसका भी हमको बाइफिकेट करना पड़ेगा, राइट। सो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 4, एनालिसिस ऑफ रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, 100 का है, 1/4/11 को 80 का था। सो करंट ईयर में हमारा हो गया 20, राइट। 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टिल 1/10/11, 10 हो जाएगा, और पोस्ट में बचा हुआ 10, माने डेट के हिसाब से हमने 50-50 बांट दिया। और हर वैसा वो डेट 6 मंथ ही आ रही है, इसलिए कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 50-50 होता है क्या, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। 80 + 10 90, पोस्ट 10, ऐसे 100 हो गया, अकाउंट टैली लिख दीजिए, 90 + 10। नाउ रिटेन अर्निंग, वर्किंग नोट नंबर 5, इसका भी बनाइए फ्रेंड्स। वर्किंग नोट नंबर 5, एनालिसिस ऑफ
रिटेन अर्निंग ऑफ एस लिमिटेड ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये है हमारा 50 का, राइट। दो हिस्सों में बांटिए टिल 1/4/11, कितना दिया है भाई 20। फिर करंट ईयर का हो गया 30, करंट ईयर का टिल 1/10/11 15 पोस्ट 15, राइट। देयरफॉर टोटल प्री 20 + 15 35 एंड पोस्ट 15 टोटल मिलके हो गया 50, जो कि हमारा 50 ओवरऑल होता है। चलो फ्रेंड्स 35 एंड 50, राइट। ये जो हमने निकाला ना 35 15, ये उठा के यहाँ लिख दिया, टोटल 35 एंड 50, राइट। अब कुछ अंडरलाइन प्रॉफिट इसमें भी है क्या? तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ना ही कोई रिवैल्यूएशन है, बस डायरेक्ट टोटल लगा दीजिए 525 एंड 25, टोटल हो गया 550, राइट। इसको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 6, क्रॉस चेक। शेयर कैपिटल 400 का है, रिजर्व 100 का है, रिटेन अर्निंग 50 की है, 550 को उठा के चेक कर लीजिए। यस, टैली। सो फ्रेंड्स, फाइनली स्टेप 1 गेट ओवर। इसका फर्दर हमको होल्डिंग एंड एनसीआई में नहीं डालना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, क्योंकि ये फेयर वैल्यू मेजर है, राइट। नाउ स्टेप नंबर 2। एनी डाउट इन स्टेप 1 फ्रेंड्स? आई होप कि आप ये 4th 5th टाइम क्वेश्चन कर रहे हो। आई थिंक 5th क्वेश्चन है हमारा ये, तो 5th टाइम आप कर रहे हो इसको, सो अभी डाउट होने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। स्टेप नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब इसमें फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थोड़ा संभल के लिखना है, जैसा मैंने आपको बताया था, बराबर। सो लेट डू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, थोड़ा संभल के लिखते हैं। ये बी है, नहीं बी नहीं, यहाँ पर एस है, राइट। ये एस है और ये एस है, राइट। यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरी लिख दी जाएगी। अब कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं कि जो ऊपर दिया है बैलेंस शीट में वही है, सो 340, और ए जो है वो 280 पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि 280 का खाली 80% लिखेंगे, क्योंकि हम 80% डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। सो हम ऐसा मानेंगे हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 280 का खाली 80% है, क्योंकि एस में हम 80% होल्ड कर रहे हैं। सो 280 का 80% 224, बराबर। जो कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो ओवरऑल का 60% है, बराबर ना। तो 40% हमारा एनसीआई हो जाएगा। नाउ प्लस यहाँ पे कोई डिविडेंड तो है नहीं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड वगैरह होता तो वो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देते, उसका भी सेम वे में माइनस करते। नाउ प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। ये याद रखो, आपने एनसीआई वाला फेयर वैल्यू का पहला सम अभी हमारा आ रहा है, जहाँ पे हम फेयर वैल्यू एनसीआई के लेते हैं। सो उसको वो सोच समझ के हमको समझना है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके अंदर हम एनसीआई और ऐड कर देते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि पूरे 100% की वैल्यू इतनी हो रही है, और फिर हम हमारा जो प्री एक्विजिशन नेटवर्क है वो 100% यहाँ से अपन लेस कर देते हैं, तो हमको गुडविल और कैपिटल मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा 80% होल्डिंग था, और यहाँ पे डायरेक्ट होल्डिंग खाली 60% हो रहा है, हमने निकाला हुआ है, राइट। सो अभी 20% हो गया हमारा एनसीआई। सो 20% ऑफ एस नंबर ऑफ शेयर, कितने के एस नंबर ऑफ शेयर हैं? 40 का 20%, तो 8 इंटू फेयर वैल्यू उनकी 10 रुपीज की है। ऐसा उसने बोला है कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसीडर सेम एज फेस वैल्यू। देखो वो लाइन में पढ़ा था हमने क्वेश्चन में, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लास्ट पॉइंट में भी नंबर, द पेरेंट कंपनी हैज adoption accounting policy to measure non-controlling interest at fair value quoted market price applying Ind AS 103, assuming market price of S Limited and SS Limited are the same as
रिस्पेक्टिव फेस वैल्यू। सो हमने फेस वैल्यू के हिसाब से ही ये माना है कि उनकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है। सो ये 80 हो गया। दूसरे केस में हमारा 40% एनसीआई होता है, तो 40% ऑफ एसएस शेयर, एसएस के शेयर कितने हैं फ्रेंड्स? 32, क्योंकि 320 है, 10 का 1 है, तो 32 शेयर हुए, उसका 40%। और कितना आएगा 40%? देखो जरा, 32 का 40%, 12.8 इंटू 10, 128, बराबर है। सो ये मानेंगे हमारी टोटल फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडिंग एनसीआई, राइट। सो कितना हो जाएगा? 420, ये हो जाएगा 352। अब यहां से हम हमारा हिस्सा माइनस नहीं करेंगे प्री एक्विजिशन, बल्कि टोटल प्री एक्विजिशन माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? टोटल प्री एक्विजिशन माइनस कर देंगे, बराबर। सो नाउ फ्रेंड्स, टोटल प्री एक्विजिशन ले लो, कितनी हो जाएंगी? प्री एक्विजिशन टोटल कहां से मिलेगा? स्टेप 1 से मिलेगा, स्टेप 1 के ए एंड बी से। तो ए में मिलेगा हमको एस एस का और बी में मिलेगा एस का। तो एक बार देख लेते हैं, पहले एस एस का देखो। एस एस का है 435, याद रखना, और इसका है 525। सो 435 एस एस का हो गया और 525 दूसरे वाले, बराबर। सो 525 एसएस का और 435 इसका। तो देयरफॉर सब में क्या निकलेगा? कैपिटल जब भी निकलेगा 420 माइनस 535, 525, 105, और यहां पर 352 माइनस 435, 83। देयरफॉर इसको गेन ऑन बार्गेनिंग परचेज भी बोलते हैं फ्रेंड्स, वो भी लिख दो, गेन ऑन bargaining purchases। Therefore total कितना हो जाएगा? नेट सीआर, दोनों ही सीआर है तो ऐड हो जाएंगे, 881, 188। ओके फ्रेंड्स, ये समझा। यहां पर एनसीआई भी फेयर वैल्यू पे हुआ है और चेन होल्डिंग भी है, जिसमें हमने डायरेक्ट होल्डिंग परसेंटेज लेना है। आई होप सब लोगों का यही आया होगा फ्रेंड्स। सर लिंक शेयर टुडे इज फॉर ओल्ड सिलेबस आल्सो और द लेक्चर अपलोडेड अर्लियर विल बी अपलोड अगेन? यस बेटा, विल डू ओल्ड सिलेबस के लिए डीएस, डोंट वरी। सर टिल व्हेन 5, 20 and 30 calculation? Sir, has the reply my comment related to old course syllabus? I had lost connectivity. Please write if answer is in comment. Yes बेटा, डेफिनेटली हम करने वाले हैं डीएस, डोंट वरी। ओके, अभी पहले ये कैलकुलेशन बताइए, 188 बराबर आई कि नहीं? सब लोग कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स, और मेरे को बताइए कि हमारा कैलकुलेशन 188 कैपिटल जो आया है वो बराबर आ गया कि नहीं आया। आगे बढ़े। यस सर, ओके चलो। नाउ स्टेप नंबर 2 का ही बी पार्ट, कंसोलिडेटेड रिजर्व। अभी तक रिजर्व हमारे खाली एच यानी कि पी अकेले के आ रहे थे, अब रिजर्व ऑफ पी भी आएगा और बाकी के लोग भी आएंगे। रिजर्व ऑफ पी कितना है जरा बताइए मेरे को। पी का रिजर्व है 180 का, तो 180 लिख देते हैं। 180 में प्लस कर देंगे, प्लस पोस्ट रिजर्व इन एस लिमिटेड। देखो जरा पोस्ट एस का कितना आया था, हमने कैलकुलेट किया हुआ है एस का भी और एस एस का भी।
पोस्ट रिजर्व में एस का है 10, ये देखिए दिख रहा है ना सबको ये अमाउंट, और इसका है 10। अच्छा, दोनों का ही 10 है, वेरी गुड। सो अब हमको क्या करना है, हमने हमारा हिस्सा ले लेना है, क्योंकि 10 तो टोटल है ना, 10 तो टोटल है ना बेटा, हमारा हिस्सा लेना है हमको। तो 10 का हम यहाँ पे कितना होल्ड कर रहे हैं, 80%, तो 8 लेंगे। और एसएस में हम कितना होल्ड कर रहे हैं 10 का, ओनली 60%, तो 6 लेंगे। ऐसे मिलके कितना हो जाएगा, 194। फिर सी पार्ट, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, पहले रिटेन अर्निंग ऑफ पी लिमिटेड, देखो खुद का पी का कितना रिटेन अर्निंग 160 का है, प्लस सेम वे में करना है जैसे इसका किया है। तो पोस्ट शेयर इन एस लिमिटेड बराबर, तो पोस्ट शेयर इन एस लिमिटेड कितना हो जाएगा, पोस्ट हिस्सा देखो कितना आ रहा है, कहाँ गया, बल्क नोट भी बहुत सारे बन गए ना फ्रेंड्स इस बार। हाँ ये रहा, रिटर्न अर्निंग का पोस्ट 15 है, ये देखो मैंने अभी जो लाइन चलाया है, और यहाँ पे भी 15 है। कितनी फॉर्चुनेट बात है कि सेम अमाउंट आया है, लेकिन 15 के साथ में ये 2 भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ 13 ही माना जाएगा, नहीं तो फिर हमारा अकाउंट टैली कैसे होगा, इसको किसके साथ हटाएंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे रिटर्निंग पोस्ट में 13 माना जाएगा एसएस का, और जो एस है उसका 15 माना जाएगा, ठीक है। सो 15 का 80%, क्योंकि हमने वहां पे 18% बाइफिकेट नहीं किया है, तो यहाँ लिया जाएगा, कितना होता है 18%, 12। और एसएस का 13 ही हो रहा है, क्योंकि 15 में से 2 जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के चले गए हैं, उसका 60% ही ले सकते हैं, भले हम 75% होल्ड कर रहे हैं। सो 13 का 60%, 7.8। कैलकुलेशन सब प्लीज चेक करना फ्रेंड्स, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो हमारा इतनी मेहनत किया हुआ सम गड़बड़ हो जाएगी, राइट। नाउ डी, कंसोलिडेटेड, अच्छा कंसोलिडेटेड रिजर्व रिटर्निंग दोनों हो गया ना, अब तो खाली आएगा एनसीआई, राइट, क्योंकि इस बार एनसीआई का वैल्यू करना पड़ेगा। लिखिए यहाँ 2 कॉलम बना देना फ्रेंड्स, एक बी नहीं है एस, और एक एस, राइट। सबसे पहले फेयर वैल्यू लिखा जाएगा, ये आपको फेयर वैल्यू मेजरमेंट जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था पार्ट 2 के टाइम पर, तब आपको मैंने समझाया था कि हमको फेयर वैल्यू मेजरमेंट करना हो तो फेयर वैल्यू में पोस्ट प्रॉफिट और ऐड करना पड़ता है। तो फेयर वैल्यू जो हमने स्टेप 2 के 1 पार्ट में निकाली थी वो पहले लिख देते हैं, अभी भी निकाला था स्टेप 2 के 1 पार्ट में। ये फेयर वैल्यू आया था इसका 80 का, और इसका आया था 128 का। सो 80 एंड 128, क्लियर ना। नाउ प्लस पोस्ट शेयर इन रिजर्व, रिजर्व 10 का था इसका भी, तो 10 का इसको कितना मिलेगा 20%, इसका 10 का कितना मिलेगा 40%। अब दोनों का 10-10 था, वो फॉर्चुनेटली है, इसका मतलब मैं समझना कि आप बोलोगे दोनों में सेम ही होगा क्या, कितना भी हो सकता है, राइट। फिर प्लस पोस्ट शेयर इन रिटेन अर्निंग, 10 का वापस नहीं, यहाँ पे रिटेन अर्निंग 15 का था, राइट, 15 का 20%, और यहाँ 13 का 40%, ये कितना हो जाएगा 3, और 40% कितना हो जाएगा 13 का 40%, 5.2, राइट। अब ये तो हम नॉर्मल करते थे, जो कि मैंने आपको जब फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ एनसीआई बताया था उस टाइम समझाया भी था, रिमेंबर, हमने उस टाइम डिस्कस भी किया था एनसीआई की फेयर वैल्यू को डिस्कस के टाइम पे, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसा करते हैं। अब इसमें एडिशनल करना है, क्योंकि यहाँ पे चेन होल्डिंग है, तो जो चेन होल्डिंग में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने खाली 80% लिया है, जो कि एसएस को कौन होल्ड कर रहा है, एस, लेकिन हम डायरेक्टली खाली उसमें 80% होल्ड कर रहे हैं, तो वो 20% जो पार्ट है वो एनसीआई ऑफ एस से एडजस्ट किया जाएगा। तो लेस एडजस्टमेंट फॉर
NCI ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20%। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 280 का था, 280 था ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ, उसका 20% पार्ट हम ऐसा मानेंगे कि जो एस का एनसीआई है उसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? एस कंट्रोल कर रहा है। हम तो डायरेक्टली खाली 60% कंट्रोल कर रहे हैं। सो 20% पार्ट जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का है हम उसकी एनसीआई से माइनस कर देंगे, ये बोल के कि इतना तेरे में हमारा कंट्रोल कम है। क्यों? क्योंकि तू दूसरे को कंट्रोल कर रहा है जिसको डायरेक्टली हम खाली 60% कर रहे हैं, बट तू 75% कर रहा है। तो हमने उसकी 80% कॉस्ट ही हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मानी थी। इसके लिए जो बची हुई 20% कॉस्ट है वो हम तेरे जो एनसीआई है उसमें से माइनस करते हैं, तो तभी जाकर अकाउंट टैली होगा। नहीं तो टैली कैसे होगा? 100% कॉस्ट हम नहीं हटाएंगे तो अकाउंट हमारा टैली कैसे होगा? ये भी तो सोच। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स बताइए मेरे को कितना कितना हो जाएगा? 80 + 5 - 56, 29 ये हो गया एनसीआई इसका। इस वाले का होगा 128 + 4 + 5.2, 137.2। ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स ये हमारी एनसीआई की वैल्यू हो गई। अब चाहिए तो टोटल भी निकाल दीजिए। टोटल एनसीआई एट फेयर वैल्यू, हालांकि अलग अलग दिखाना पड़ेगा हमको, बट यहाँ पे हम दिखा देते हैं एक बार इकट्ठा करके कितना हो गया। 166 पॉइंट। ठीक, नाउ फिनिश। स्टेप 3 आ जाते हैं। स्टेप 3 क्या है? फाइनल आंसर बराबर, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ग्रुप एज ऑन 31 March 2012 एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3। बना दीजिए, कमेंट बना के फ्रेंड्स बैलेंस शीट टैली करिए। अंडरस्टूड? वेरी गुड। चलो बैलेंस शीट रेडी करते हैं। पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट अमाउंट। सबसे पहले असेट्स, उसके अंदर नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर कोई रेवोल्यूशन तो है नहीं, डायरेक्ट टोटल लगाना है। टीपीई उसके लिए 320 + 360 + 300, तीनों का टुगेदर ऑल लगाना है, राइट? 980। फिर इन्वेस्टमेंट तो आएंगे नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड करंट असेट्स, करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 220 + 70 + 50। लेकिन अंडरलाइज प्रॉफिट जो अपन एक जगह माइनस कर चुके हैं, चाहे वो एसएस से माइनस किया हो, एस से किया हो, कहीं से भी किया हो, दूसरा इफेक्ट अगर नहीं डालेंगे तो टैली नहीं होगा। तो 2 वहां से जो माइनस कर चुके हो माइनस कर दीजिए यहाँ से भी। 220 + 70 + 50 - 2, 338, राइट? फिर फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, बस पीछे 5 मिनट और। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 260 + 100 + 220। अब चूंकि हमको पता है कि हमारे कॉमन है इस बार, सो कॉमन हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। देखो जो हमने अंडरलाइन किए थे बिल्स पेबल पी लिमिटेड से और एसएस लिमिटेड से, सो वो 30 एंड 70 दोनों माइनस कर दीजिए, लेस 30 और लेस 70, यानी कि लेस 100 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये कितने हैं? 220, ये 100, राइट? सो 220 और 480, परफेक्ट ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल थे कि बिल्स रिसीवेबल थे?
बिल्स रिसीवेबल थे फ्रेंड्स, तो 100 यहाँ से माइनस नहीं करना है, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है। सॉरी, ये 500 कर दीजिए, 580 बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है उसको। 72 प्लस 30 लेस 30 लेस 70, राइट। तो खाली 2 ही रहेंगे। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जो 2 है हमने इंडोर्स कर दिए हैं, हाँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बिल्स पेबल हैं वो 2 हम लोगों को भेज दिया उसने और हमको अभी तक कैश मिला नहीं है, तो इस 2 को हम कैश इन ट्रांजिट भी दिखा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा कि हम ऐसा अज्यूम कर लें कि 72 और 30 जो है वो खाली पी और एस एस से ही हैं, तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो हमको दिमाग नहीं लगाना है कैश इन ट्रांजिट है कि क्या है। बट फिर भी कॉमन एडजस्टमेंट में अगर कभी कुछ ऐसा डिफरेंस आए तो हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, राइट। बट दिखाना तो है, चाहे कैश इन ट्रांजिट करके दिखाओ चाहे बी आर करके दिखाओ, बट दिखाना पड़ेगा। फिर कैश इन हैंड, एंड एट बैंक, ये है 228 प्लस 40 प्लस 40, सो 308 हो जाएगा, बराबर ना। इसमें तो कोई कैंसिल होने का काम ही नहीं आता है कभी। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, चलो नाउ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर इक्विटी फंड या शेयर होल्डर इक्विटी, उसके अंदर शेयर कैपिटल, खाली पेरेंट का आएगा 600, देन अदर इक्विटी, वो आप अभी टोटल बता दीजिए कितना कितना हो गया है अदर इक्विटी में। ये देखें जरा, कंसोलिडेटेड रिजर्व 194, कंसोलिडेटेड पीएनएल 179.8, बराबर ना। 194 प्लस 179.8, फिर ये भी रिजर्व आया था वो भी लिख दो, 188 प्लस 188 कैपिटल रिजर्व, या आप बोल सकते हो गेन ऑन बार्गेनिंग परचेज, राइट। टोटल लगा दीजिए फ्रेंड्स, 194 प्लस 179.8 प्लस 188, 561.8, बराबर। फिर एनसीआई भी लिख दीजिए फ्रेंड्स, एनसीआई भी इधर ही आता है, अदर इक्विटी के अंदर ही आता है, अदर इक्विटी सिक्योरिटी के अंदर आता है, 166.2, 166.2, बराबर। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये कुछ है क्या? नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। फिर करेंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं डायरेक्टली, ट्रेड पेएबल 470 प्लस 230 प्लस 180, कितना हो जाएगा? 57888, बराबर। फिर बिल्स पेबल तो हमारे कैंसिल हो गए हैं 70 और 30, तो वो तो आएंगे नहीं। लेट्स चेक स्टेप 1 एंड 2, कुछ आइटम रह तो नहीं गया है, सो दैट हम उसको रेक्टिफाई करके यहाँ पे ऐड कर लें। स्टेप 1 के अंदर हमने प्री पोस्ट कैलकुलेशन किया था और इन्वेंट्री का अंडरलाइज प्रॉफिट लिखा था, उसका इम्पैक्ट हमने डाल दिया है, राइट। इन्वेंट्री का डाल दिया है ना, यस। फिर ये प्री पोस्ट का टोटल हमारे यहाँ आ चुका था ऑलरेडी स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 में आ जाइए, क्रॉस चेक होने के बाद में स्टेप 2 में आ गए। यहाँ हमारा CR 188 का आया था, वो भी हमने लिख दिया है, बराबर ना। फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व 194 का आया है, वो भी हमने लिख दिया है। कंसोलिडेटेड रिजर्व रिटर्न अर्निंग भी 179 का लिख दिया है, और जो NCI है दैट इज 166.2, वो भी लिख दिया है। वेरी गुड। नाउ टेक द टोटल फ्रेंड्स, टेल मी हाउ मच इज द टोटल आंसर ऑफ बैलेंस शीट, बता दीजिए फटाफट।
यस फ्रेंड्स, हाउ मच टोटल? टैली 2208, मुक्ता का पहले हुआ है, स्नेहा का हो गया, वेरी गुड। 2208 सबका टैली है फ्रेंड्स, मेरा भी प्लीज चेक कर लेना 2208 होता है कि नहीं, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बराबर, क्योंकि चेन होल्डिंग है, कितने सारे हमने कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन कहीं पे भी भटके नहीं हैं कि कहीं पे सोचना पड़े कि इसको ऐसा करें कि वैसा करें, राइट। 880 2208 परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सो जंग जीत ली हम लोगों ने फाइनली। आई होप ऑल यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स। हाँ, मजा आया कि नहीं फ्रेंड्स? हाँ, वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, मेरे से पहले कितने लोगों की बैलेंस शीट टैली हो गई तो बता दो। मेरे से पहले कितने लोगों की बैलेंस शीट टैली हो गई? वेरी गुड। जिन्होंने आंसर मेरे से पहले बताया उनकी तो टैली हुई होगी 100%। दिरांश की हो गई है, लीना की हो गई है, स्वीटी की हो गई है, वेरी गुड बेटा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अभी उससे पहले एक बार होमवर्क लिख दें, क्योंकि 2-3 बच्चे तो अभी छोड़ के चले गए फटाफट, उनको कहीं जाना होगा, भाग रहे होंगे। होमवर्क नोट डाउन। आप बोलोगे सर 8 घंटे से पका रहे हो, अभी होमवर्क दे रहे हो। हाँ, थोड़ा सा होमवर्क भी जरूरी है बेटा। सर वांट्स नोट्स फॉर दिस क्लास, टीचिंग वाज बेस्ट। आपके साथ टैली, सबका साथ सबका विकास नितिन जी बोलते हैं। भरत वर्मा सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दीजिए रिवीजन इन 1 डे बिफोर रिवीजन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर। यस बेटा, करेंगे। अब होमवर्क पहले लिख लें, सो दैट मेरे को आइडिया मिलेगा कि कल आपने होमवर्क कंप्लीट रखा है तो ही हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। सो होमवर्क के लिए सबसे पहले हमने आज जो किए हैं उनके फेयर नोट्स बनाने हैं। क्या है फ्रेंड्स, मैं जानता हूं, मैं जब लिखता हूं थोड़ा फास्ट भी लिखता हूं, प्लस सामने लिख रहा हूं, वो भी हम लोग नॉर्मली मार्कर से लिखते हैं, बट अभी ये पेन है अलग टाइप का तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट स्टिल आपको ये जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से अरेंज करके एक फेयर नोटबुक बनानी है। जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आप हो सकता है भूल जाओ कि मैंने जो प्लानिंग आपको बताई है, बट मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि मेरा पर्पज फ्रेंड्स एक ही है। मेरे को यहाँ से कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, मेरे को ना कोई स्पेशल आपसे बेनिफिट चाहिए, बस एक ही पर्पज है कि 80+ FR में आ जाए, चाहे वो न्यू सिलेबस हो चाहे वो ओल्ड हो। सो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी जो हमने किया है उन सब के आपके वर्ड्स में, जो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे वर्ड्स आप यूज करो, अगर आपको कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज या कोई मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करनी है वो भी आप कर सकते हो। मैं तो अपनी सिंपल जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो यूज करता हूं, तो उसके हिसाब से आप अपने नोट्स बना के रेडी करें। तो पहला होमवर्क है फेयर नोट्स। दूसरा होमवर्क है एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्यूशन, वो कंपलसरी करना है इन प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस नोटबुक में आपको मई 18, नवंबर 18 एंड मई 19 ये तीनों क्वेश्चन मेरे को लगा के देने। तो फ्रेंड्स इतना तो दे ही सकते हो, राइट। तीनों क्वेश्चन आपको आएंगे, अगर एक भी क्वेश्चन में पटक जाओ, अगर आपने कॉन्सेप्ट बराबर से सीखा है, जो मैंने आपको बताया है, आपने जैसे भी मेरे सामने सॉल्यूशन करके दिए हैं और मेरे से पहले आपने सॉल्यूशन कर लिया है, या जहां पे भी आपने कॉन्सेप्ट यूज किया वो लॉजिकल यूज किया है, जैसा मैंने सिखाया वैसा यूज किया है, तो आप ये तीनों क्वेश्चन कर पाओगे। सो मई 18, नवंबर 18 एंड मई 19 का क्वेश्चन आपको मेरे को सॉल्व करके देने हैं, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फ्रेंड्स। इनके लिए आपको फेयर करने के लिए अराउंड 3 घंटे लगेंगे, बट फेयर एक बार आपने कम भी किया, बट ये तीनों क्वेश्चन करने के लिए आपको अराउंड 1.5 आवर्स और मैक्सिमम 2 आवर्स लगेगा। तो 2 आवर्स आपके लिए हैं, उनमें आपको करना है। बेटा टुमारो अभी तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसमें 15 टाइप हैं, मुग्धा पूछ रही है
तो हम 15 टाइप के प्रॉब्लम जो हैं वो करने वाले हैं, तो कल इसको करेंगे, फिर इसके बाद में ये खत्म होते ही हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडियाज 103 ले लेंगे। ठीक है, कल ही और रहेगा मेरा लाइव, इसके बाद में लाइव नहीं रहेगा। हाँ, मैंने 2 दिन की परमिशन स्पेशल ली है। सो कल हम इसका प्लस इंडियाज 103 का पार्ट खत्म कर देंगे, इसके बाद में आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम अटेंडेड योर क्लास, अमेजिंग लेक्चर, योर ऑसम सर, थैंक्स सर। भारती वर्मा, थैंक यू बेटा, ग्रेट टू हियर, ऐसा अच्छा लगता है सुनने में। प्लस इसके नॉर्मल कमेंट में भी आप डालना, एक लाइक भी बनता है फ्रेंड्स, तो एक लाइक भी करना, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इतने बच्चों को अच्छा लगा। ओके फ्रेंड्स, सो होमवर्क हो गया है एंड बाकी का पार्ट भी खत्म। ओके, सो सी यू टुमारो एट 10 o'clock। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।